दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट से रिलेटेड थ्योरी बता रही थी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर टॉपिक में से आई वाज डिस्कसिंग अबाउट फर्मी लेवल, द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन द कंडक्शन बैंड, दैट मीन्स effective density of states in valence band, also the concentration of electrons and holes in conduction band and valence band. Okay, तो थोड़ा सा इसको और डीपर ले जाते हैं। जैसे फर्मी लेवल मैंने आपको बताया था, फर्मी लेवल मैं इसलिए दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड सो मेनी एमसीक्यूज आते हैं, एक्सप्रेशंस भी आते हैं। फर्मी लेवल को मैं एफएल से डिनोट करती हूँ। इट इज़ अ टॉप ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर। आप कह सकते हो कि एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर इट इज़ द टॉप ऑफ collection of electrons, energy levels, electrons in energy levels, collection of electrons in energy levels at absolute temperature. So what does it give? Actually it gives the information about the velocity of electrons, velocity of electrons की information देता है that participate in electrical conduction, that participate in electrical conduction. ओके, दूसरा आपको पता होगा इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। ये और भी क्या डिसाइड करता है? इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन, इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स, it is the probability of occupation of energy levels in both valence band and conduction band. ठीक है, दूसरा अब देखिए इसमें आपको कितनी चीज़ें पता चली। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको ये कितनी चीज़ें पता चली। फर्मी लेवल पहला तो यही है कि एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0 डिग्री पे एक्चुअली इट इज़ द टॉप ऑफ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एनर्जी लेवल्स, हाउ मच amount the electrons get collected in the energy levels. Second, it tells the velocity of the electrons that help in conduction. Third, it is the probability of occupancy of the energy levels in both valence band and conduction band. अब इसमें हम एक्सप्रेशन देख रहे थे उस दिन, मैं एक बार और थोड़ा सा जिनको क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए बता देती हूँ। जैसे आपके पास ये होता है फर्मी डिरैक फंक्शन, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, यही होता है ना। अब आप इसमें देखिए E तो क्या है? E इज द एनर्जी possessed, E is the energy possessed by electrons in electron volt। तो यहाँ पे देखिए जो फर्मी लेवल है, ये जो आपका f of E है, it is used to find the probability of electrons, it is used to find the probability of electrons existing as a function of energy level, existing as a function of energy levels, EL मतलब energy levels। अब आप इसमें देखिए तीन कंडीशंस हैं। at t equal to 0 डिग्री केल्विन, अगर if this E energy possessed by electrons is greater than EF Fermi level, तो आपके पास क्या होगा? f of E this is equal to 1 by, if E is greater than EF from this expression, तो क्या होगा? हम इस EF को निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे e टू दी पावर इन्फिनिटी। तो e टू दी पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी एंड 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, तो ये 0% हुआ। दैट मीन्स एट t इक्वल टू 0 नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन मटेरियल। दैट मीन्स क्या, इससे आप क्या कंक्लूजन डिराइव करते हैं? मैं इसको पिछली बार एक्सप्लेन करना भूल गई थी। एट t, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट t इक्वल टू 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन्स are available, no electrons are available in material with energies greater than EF। आपने लास्ट टाइम पे एक्सप्रेशन वो उसका ग्राफ भी देखा होगा कि at E greater than EF there will be no energies available at T equal to 0 Kelvin। ठीक है, दूसरा सेकंड केस है आपका कि अगर E लेस देन EF है, ठीक है, तो इस केस में जो आपका f ऑफ E है
दिस इज इक्वल टू वॉट, ये क्या हो जाएगा 1/1 + e⁻∞, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है e माइनस ई एफ। तो अगर यहाँ पे मैं e लेस देन ई एफ रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा e⁻∞ हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में। तो दिस इज वॉट, दिस इज 0, सो दिस इज 1। ठीक है, और आप कह सकते हो इट इज 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि एट t इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, electrons are present or existing, electrons are available with energies less than EF। अब आप ये ग्राफ से समझते हैं, मैंने आपको ग्राफ करवाया था लास्ट क्लास में, यही ग्राफ था ना। अब आप इसमें देखिए, इस ग्राफ में क्या नहीं समझ में आ रहा है, जो देखिए ये f ऑफ e है, दिस इज योर फर्मी डिराक फंक्शन। यहाँ पे एट t इक्वल टू 0 केल्विन, हेयर e ग्रेटर, यहाँ पे अगर हम देखें e ग्रेटर देन EF में, यहाँ पे क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक है, एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, टी इक्वल टू 0 केल्विन के बाद की कंडीशन है। एंड यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, ई लेस देन ई एफ, यही तो कंडीशन है। तो इस केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल विद एनर्जीज ई लेस देन ई एफ एंड एट टी नॉट इक्वल टू 0 केल्विन। और जहाँ पे T 0 केल्विन के इक्वल नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं एट T नॉट इक्वल टू 0 केल्विन, या आप कह सकते हैं कि एट T ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन, वहां पे क्या होगा, E इज इक्वल टू ई एफ हो जाएगा ना, E विल बी इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ पे f ऑफ E कितना हो जाएगा, f ऑफ E बिकम्स व्हाट, ये मैंने लिखा भी है 1/1 + e⁻0 इज इक्वल टू 0.5। ये कंडीशन कहाँ होती है, ये एप्लीकेबल होती है एट T ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन और एट T नॉट इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। ये कंडीशन रट लीजिए। दैट मीन्स एट T ग्रेटर देन 0 डिग्री केल्विन इलेक्ट्रॉन्स मे और मे नॉट बी अवेलेबल। मीन्स एट E इक्वल टू ई एफ आप कह सकते हो कि एट E इक्वल टू ई एफ इलेक्ट्रॉन्स में और मे नॉट, electrons may or may not be available with E equal to EF, with E equal to EF। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेटल्स में क्या होता है, तो ये ग्राफ आपको पता चल गया। अब आप इसमें देखिए इन मेटल्स, ये यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ एट E इज इक्वल टू EF, दैट मीन्स सी कंडीशन लिख देती हूँ कि एट T नॉट इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन और T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, इफ द कंडीशन इज E इज इक्वल टू EF देन f ऑफ E बिकम्स इक्वल टू 1/1 + e⁻0, यही कंडीशन होगी। तो 1/1 + 1 तो इट इज 1/2, सो इट इज 50.5 और 50% यही होगी। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे मे और may not be available with E is equal to EF। metals में क्या होता है, in metals which are rich in electrons, ठीक है, जो f of E होता है दिस इज इक्वल टू 1 और 100%। तो ये मुझे करवाना था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कंडीशन पूछी जा सकती है, द फर्मी लेवल का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है कि इज दिस द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी लेवल, तो आप इसको कर सकते हैं बोल्ड लेटर्स में। और फिर इसमें कंडीशंस पूछी जा सकती है, व्हाट विल हैपन एट T इक्वल टू 0 केल्विन टू द एक्सप्रेशन ऑफ Fe इफ E इज ग्रेटर देन EF, इफ E इज लेस देन EF और E इज इक्वल टू EF। ओके, इसीलिए मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट डज दिस फर्मी लेवल सिग्निफाई, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल्स इन बोथ बैंड्स, यस एंड, ठीक है, तो ये है। अच्छा, उसके बाद हम अब इस टॉपिक पे जाएंगे, क्या टॉपिक है हमारा, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड। अगर आप कॉपी खोलें, अगर आप नोट कर रहे होंगे, जो इफेक्टिव डेंसिटी जानते हैं ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है। तो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड, उसको आप कैसे डिनोट करेंगे, उसको आप लिखेंगे NV, NV इज द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इन वैलेंस बैंड एंड दिस इज इक्वल टू, जस्ट फॉर्मूला राइट कर रही हूँ, 2 × 2 पाई MP कंजुगेट KT अपॉन h², ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो ये MP क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ दी होल्स है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस तरह के फॉर्मूलेज हैं, आपने देखा होगा UGC नेट वगैरह में एक पैरा आता है,
वो पैरा हो सकता है, एक दो पैराज आते हैं, तो वो पैराज में एक्सप्रेशंस नहीं लिखे होते, नीचे ऑप्शंस में पूछते हैं, तो ये आपको वहाँ हेल्प करेगा। तो आप फॉर्मूलेज भी ज़रूर रट करके जाइए। नेक्स्ट आता है मास एक्शन लॉ। ठीक है, मास एक्शन लॉ देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मास एक्शन लॉ से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इट स्टेट्स दैट एट थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या होता है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्ट ऑफ concentration of electrons and holes is equal to the square of intrinsic concentration at that temperature। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं अगर ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एन नॉट पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये मास एक्शन लॉ है एंड इट is applicable only at thermal equilibrium where the conditions are remain constant। Okay, so n naught is the concentration of electrons in conduction band, p naught is the concentration of holes in valence band, and ni is the intrinsic concentration at given temperature। अब यहाँ पे जो ni है, इसमें ni, this is intrinsic concentration, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट n c n v e टू दी पावर माइनस ई जी बाय ट्वाइस के टी। ई जी क्या है, बैंड गैप है। एन आई को और भी कैसे लिख सकते हैं, एन आई, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, इसके डायरेक्ट एक्सप्रेशंस पूछे जाते हैं। ए नॉट टी क्यूब ई टू दी पावर माइनस ई जी बाय के टी। अब यहाँ से देखिए ए नॉट तो आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, इट इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, विच इंप्लाइज क्या रिजल्ट निकल के आता है कि जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है डिपेंड्स अपॉन दी 3/2। ठीक है, इसकी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब एन आई इंक्रीजेज बाय टेम्परेचर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन नॉट इज इक्वल टू एन आई ई टू दी पावर ई एफ माइनस ई आई अपॉन के टी। ई आई क्या होता है, ई आई आपका इंट्रिंसिक लेवल होता है, इट इज द इंट्रिंसिक लेवल which lies near the middle of band gap। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। EI इंट्रिंसिक लेवल होता है, आपने देखा होगा ना कि ये वैलेंस बैंड होता है, एंड दिस इज योर व्हाट, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे ये जो है ये आपका होता है EI एक तरह से, which lies in the middle of both the bands। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और चीज लिखूंगी कि एक तो आपका ये हो गया, इसको याद कर लीजिए, इसमें क्या रिलेशन होता है, एन कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसका ये एक्सप्रेशन है e टू दी पावर माइनस ई जी बाई के टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड है। अब आप एक चीज और देखिए, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ होल्स in valence band can also be written as P naught is equal to Ni e to the power Ei minus Ef upon Kt। उसमें क्या था, उसमें था N naught is equal to Ni, मतलब both N naught and P naught both are proportional to Ni intrinsic। अब इसकी derivation नहीं करवाऊंगी मैं, that you have already studied, derivations are not asked, you should be familiar with the formulas, so take out your notebooks and make the specific formulas, list of the specific formulas। ठीक है, n naught is equal to ni e to the power ef minus ei upon kt। you have generally studied कि जो फर्मी लेवल होता है n टाइप में वो कंडक्शन बैंड के एकदम पास होता है, और जो होल्स में वैलेंस बैंड के पास होता है। यहाँ है तो यहाँ ये EFP यहाँ होगा, और यहाँ है तो ये EFN यहाँ होगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एज t टू द पावर 3/2 और t टू द पावर 1.5। ये आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी। जो पहले ये बेसिक थ्योरीज हैं, इनसे
इलेक्ट्रॉनिक्स इससे शुरू होती है। अब आप देखिए एक चीज और बता देती हूँ, स्पेस चार्ज न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। अब देखिए, इफ द मटेरियल हैज टू रिमेन इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल, the sum of positive charges must balance the sum of negative charges. That means P naught plus ND plus is equal to N naught plus Na minus. इसका मतलब क्या है? If material is neutral, has to remain electrostatically neutral, then sum of positive charges is must balance. इसका मतलब क्या है? Must balance, equal to must balance the sum of negative charges. Okay, अब यहाँ पे देखिए जो Nd प्लस है ये है concentration of donor atoms. This is what? Concentration of donor atoms. ठीक है, pentavalent जिसे बोलते हैं. Na minus is concentration of acceptor atoms. Concentration of acceptor atoms. Okay, P naught is the concentration of holes, N naught is the concentration of electrons. अब हम थोड़ा मोबिलिटी के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो मोबिलिटी होती है, ठीक है, ये मोबिलिटी है. मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स क्या होता है? यू नो, Vd is equal to mu e. Drift velocity is equal to the product of mobility and electric field, which implies mobility is equal to drift velocity per unit electric field. ठीक है, अब it defines that how fast the charge travels from one place to other. ठीक है, मतलब कितने तेजी से, मोबिलिटी मतलब इस how fast the charge, q मतलब charge, travels from one place to another, travels from one place to another. तो अब आप इसमें बस एक चीज याद रख लीजिए, जैसे क्वेश्चंस में भी आता है, एक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, एक है होल मोबिलिटी. ठीक है, यहाँ पे ये जर्मेनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है, तो ये आपको याद होना चाहिए. ओके, इसमें आप देखिए जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज़्यादा होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और सिलिकॉन की होती है 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड. ठीक है, इसकी मोबिलिटी ऑफ होल्स इन जर्मेनियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, और इसकी होती है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड. तो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स. ठीक है, इन अ गिवन मटेरियल. हेंस इलेक्ट्रॉन हैज द टेंडेंसी टू ट्रेवल फास्टर, सो कंट्रीब्यूट, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ट्रेवल मच फास्टर देन holes. Electrons travel much more faster, so contribute more current. जितना electrons charge carriers ज़्यादा generate होंगे, electrons ज़्यादा बनेंगे, electrons ज़्यादा move करेंगे, so it will contribute more current, ज़्यादा current flow करेगी. electrons के fast travel करने से current ज़्यादा flow करेगी for same electric field, for same electric field, okay, than hole. ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में डिसाइड पढ़ाएंगे. म्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस एम. मोबिलिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, बट मोबिलिटी ऑफ चार्ज, दैट इज मोबिलिटी डिक्रीजेज, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड वेरीज एज एम इज अ कांस्टेंट. तो एम जो है आपका 1.66 फॉर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है 2.33 फॉर होल्स. ये किसके केस में? जर्मेनियम के केस में. दिस इज फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम, कि 1.66 इलेक्ट्रॉन्स के केस में मास होता है एंड 2.33 होल्स के केस में होता है. सिलिकॉन के केस में आपका जो मास होता है वो होता है 2.7 फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है. ये 2.5 इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है एंड 2.7 फॉर होल्स इन केस ऑफ सिलिकॉन होता है. ठीक है, अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. टिल देन आपको जो मैंने बताया है इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ये फर्मी लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी से बता देती हूँ, उससे एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं. ठीक है, टिल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट सेक्शन में लिखिए इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं. टिल देन प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.